नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपने मेरे इस चैनल को बहुत प्यार और सपोर्ट दिया था, पर मेरी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से मुझे चैनल पर कुछ दिन काम करना छोड़ना पड़ा, जिसके लिए मैं आपके समक्ष कहानी नहीं ला सकी। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो मैं आपके लिए डेली एक कहानी लेकर आऊँगी, इसलिए मुझे सपोर्ट करें और अपना प्यार चैनल पर बनाए रखें। सुबह सुबह का समय था। दिल्ली सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक 26 साल का लड़का 5 फुट 6 इंच हाइट, दिखने में एकदम हैंडसम, आंखों पर चश्मा, हाथ में सूटकेस होल्डर पर एक छोटा बैग, फॉर्मल ड्रेस में बहुत जच रहा होता है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में ट्रेन बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस आती है। सभी फटाफट उसमें चढ़ते हैं, वह भी उसमें चढ़ जाता है। कोच में अपनी सीट का नंबर ढूंढता है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही ऊपर नजर करता है, उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो चुपचाप नीचे नजर करके कॉमिक्स पढ़ रही होती है। वो तो बस उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे एक नज़र में उस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की दिखने में बहुत सुंदर होती है। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, गुलाबी होठ, दुबली पतली सी, लाइट पिंक कलर की सिपान की साड़ी में बैठी हुई होती है। आशीष लड़के का नाम आशीष मिश्रा होता है। वह उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? वह हड़बड़ा जाता है, एकदम से होश में आता है। आशीष बोला, जी मैं मुंबई जा रहा हूँ। लड़की के पास एक 60 वर्षीय बुजुर्ग उससे बात करता है। उनके पास में एक 55-56 वर्षीय महिला बैठी होती है। दोनों पति पत्नी लगते हैं। वो पूछता है, अभी आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? इतने में ट्रेन भी रफ्तार पकड़ लेती है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दीनानाथ जी, बुजुर्ग का नाम दीनानाथ शर्मा है। बेटा, हम पुणे जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हो बेटा? आशीष बोला, हाँ अंकल, यहाँ दिल्ली में मुझे कुछ काम था इसलिए यहाँ पर आया था। ऐसे तो मैं मुंबई में ही रहता हूँ। दीनानाथ जी बोले, तुम्हारी फैमिली कहाँ है बेटा? सॉरी, माफ़ करना, वो क्या है ना कि सफ़र इतना लंबा है तो अब कैसे भी सफ़र काटना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं है, मुझे भी अच्छा लगेगा आप मुझसे बात करोगे तो। मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ, आशीष बोला। दोनों मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर सब चुपचाप हो जाते हैं। आशीष बार बार चोर नज़र से उस लड़की को ही देखता रहता है, पर उसका सारा ध्यान कॉमिक्स में होता है। थोड़ी देर बाद लड़की अपने पास रखा बैग निकालती है और उसमें नाश्ता निकालती है और दीनानाथ जी की तरफ बढ़ा देती है। नाश्ता कर लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। आशीष उसकी तरफ गौर से देखता है। उसकी इतनी मीठी आवाज़ आशीष के दिल की धड़कनें बढ़ा रही। दीनानाथ जी कहते हैं, यह लड़की तो कभी भी कुछ भी नहीं भूलती। अभी ट्रेन में भी मुझे दवाई खिलाएगी। दवाई तो लेनी पड़ेगी ना, चाहे हम घर पर हों या ट्रेन में। अगर दवाई नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वह लड़की बोली। इन्हें तो बस बहाना चाहिए दवाई नहीं खाने के, शांति जी बोली। दीनानाथ जी बोले, और तुम्हें बहाना चाहिए मुझे ताने मारने के लिए? आशीष तीनों को देखकर मुस्कुरा देता है। दीनानाथ जी बोले आशीष से, देखो बेटा, ये दोनों मिलकर मेरे ऊपर इतना जुल्म करते हैं। आशीष और भी मुस्कुरा देता है। आशीष बोला, अंकल जी बात तो सही है ना, दवाई तो आपको लेनी ज़रूरी है, वरना आपकी तबीयत ठीक कैसे रहेगी? दीनानाथ जी बोले, तो अब तुम भी इनकी गैंग में शामिल हो गए हो। सभी मुस्कुरा देते हैं, पर आशीष का ध्यान उस लड़की पर ही रहता है। वह मन में समझ जाता है कि अच्छा, यह दीनानाथ जी की बेटी है। तभी शांति जी बोली, आयुषी बेटा, थोड़ा सा एक प्लेट में और नाश्ता दे देना। आशीष कभी से यह सोच रहा था कि उसका नाम क्या है। नाम सुनकर आशीष खुश हो जाता है। आशीष एंड आयुषी कमाल की जोड़ी है, वह अपने मन में बोलता है। वह एक और प्लेट में नाश्ता निकालती है। शांति जी वह नाश्ता आशीष को दे देती हैं। आशीष मना करता है, अरे नहीं नहीं आंटी जी, रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। शांति जी बोली, अरे बेटा, ऐसे कैसे भूख नहीं है? अभी तो नाश्ता का टाइम हो गया है, हम सब खाएंगे और तुम हमें देखोगे, हमें अच्छा लगेगा क्या? प्लीज़ तुम भी खा लो, मुझे अच्छा लगेगा। शांति जी इतने प्यार से बोलती हैं कि आशीष मना नहीं कर पाता है और वह प्लेट ले लेता है। शांति जी बोली, आयुषी बेटा, तुम अपने लिए भी थोड़ा नाश्ता कर लो। आयुषी बोली, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है।
ऐसे कैसे भूख नहीं है, क्या खाया सुबह से? चलो थोड़ा सा तुम भी नाश्ता कर लो, शांति जी बोली। सभी नाश्ता करने लग जाते हैं। आशीष थोड़ी थोड़ी देर में चोर नज़र से आयुषी को देखता रहता है। वह जानता है कि उनके माँ बाप के साथ में है, इसलिए इस बात का ध्यान रखता है कि उन्हें पता न चले। आयुषी को समझ में आ जाता है कि आशीष बार बार उसे ही देख रहा है। लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, जिससे पता चल जाता है कि उन्हें कौन किस नज़र से देख रहा है। नाश्ता करने के बाद दीनानाथ जी और शांति जी को नींद आ जाती है। वह बैठे बैठे ही सो जाते हैं। आयुषी अपनी कॉमिक्स में बिजी हो जाती है। आशीष भी अपना फ़ोन निकाल कर फ़ोन देखता है। फ़ोन क्या देखता है, फ़ोन तो एक बहाना है। वह चुपके चुपके से बस आयुषी को ही देखता रहता है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रहती है। दीनानाथ जी और शांति जी के हंसी मजाक के स्वभाव से आधा रास्ता कैसे पार हो गया पता ही नहीं चला। दिन में सब लंच करते हैं। शांति जी आशीष को स्टेशन का खाना नहीं खाने देती हैं, अपने खाने में से ही आशीष को खिलाती हैं। आशीष को भी उनका इतना अपनापन बहुत अच्छा लगता है। आशीष का स्वभाव भी दीनानाथ जी और आशा को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन में 3 मवाली लड़के चढ़ते हैं। उनकी सीट दूसरी साइड होती है, पर वो आयुषी को देखकर वहीं खड़े हो जाते हैं। वो आयुषी को गलत नज़र से देखते हैं। यह बात आशीष से बर्दाश्त नहीं होती। इधर आयुषी भी असहज महसूस करती है। आशीष को और गुस्सा आता है। वो जैसे ही उन्हें कुछ बोलने जाता है, उससे पहले दीनानाथ जी बोले, तुम्हारी सीट जहाँ है वहाँ जाकर बैठो, यहाँ क्यों खड़े हो? उनमें से एक लड़का बोला, तुझे क्यों चुभ रहा है बुढ़े, और तुझे इतनी फिक्र हो रही है, मेरी तो अपनी सीट दे दे। शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम्हारे पिता समान है, ऐसे बदतमीजी कर रहे हो, आशीष बोला। दूसरा लड़का बोला, ओए तू क्यों बीच में उलझ रहा है, शक्ल से तो सीधा साधा लगता है और हम बहुत बुरे। और यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। तुझे कहाँ फेंकेंगे, तेरे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। सभी आयुषी के लिए गलत कमेंट पास करते हैं। दीनानाथ जी बोले, आशीष बेटा तुम इनके मुंह मत लगो। तीसरा लड़का मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हमें किसी और के मुंह लगना है। बोलते हुए आयुषी की तरफ झुकता है। अब आशीष के सब्र का बांध टूट जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वैसे आशीष को गुस्सा कम ही आता है। वो बहुत शांत स्वभाव का लड़का है, पर अब उससे सहन नहीं होता है। वो उस तीसरे लड़के के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो पीछे जा गिरता है। सब आशीष को आश्चर्य से देखने लगते हैं। वो लड़के भी आशीष की तरफ बढ़ते हैं। आशीष उन पर भी लात घूंसों की बारिश करता है। आसपास के लोग पहले तो तमाशा देख रहे थे, पर जब उन लड़कों को पिटता देखा तो सब हाथ साफ करने आ जाते हैं। तीनों की अच्छी धुलाई हो जाती है। वो अपनी जान बचाकर दूसरे कोच में भाग जाते हैं। सब आशीष को उसकी बहादुरी के लिए शाबाशी देते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। दीनानाथ जी बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम हमारी बेटी के लिए खड़े हुए। आशीष बोला, अरे क्या अंकल, बेटा भी बोलते हो और धन्यवाद भी बोलते हो। शांति जी बोली, हमेशा खुश रहो बेटा। पहली बार आयुषी आशीष से बात करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर चेहरे पर मुस्कान भी होती है। थैंक यू आशीष जी, मैं तो बहुत डर गई थी। आप मुझे थैंक यू बोलकर शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने कोई महान काम नहीं किया है। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। और डरने की बात नहीं है, वो चले गए हैं, अब उनकी हिम्मत नहीं होगी आने की। आशीष के हाथ में दर्द होता है। वो अपना हाथ झटकता है। आयुषी उसका हाथ देखती है, जिसमें खून निकल रहा होता है। उन लड़कों के साथ मारपीट में आशीष के हाथ में लग जाती है। आयुषी जल्दी से आशीष का हाथ पकड़ लेती है। अरे आपको तो कितनी चोट लगी है, खून भी बह रहा है, इतनी देर से बातें कर रहे हैं, ध्यान नहीं गया आपका? आयुषी थोड़ा डांटते हुए बोली। आशीष बोला, अरे नहीं, ज़्यादा नहीं लगी है। शांति जी बोली, ऐसे कैसे बेटा, देखो कैसे खून बह रहा है और तुम बोल रहे हो ज़्यादा नहीं लगी है। आशीष के हाथ पर अपना रुमाल आयुषी बांध देती है। मुंबई पहुंचकर डॉक्टर को दिखा देना। आशीष तो बस उसे देखता ही रह जाता है। दीनानाथ जी समझ जाते हैं कि आशीष के मन में कुछ तो है, पर जब तक आयुषी के मन में क्या है पता ना चले, कुछ भी बात करना ठीक नहीं है। क्योंकि आयुषी अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ेगी या नहीं, और क्या आशीष उसके अतीत के बारे में जानकर उसे अपनाएगा या नहीं, दीनानाथ जी अपने ही मन में खुद से सवाल जवाब करते हैं।
थोड़ी ही देर में मुंबई स्टेशन आने वाला होता है। आशीष की धड़कनें बढ़ने लगती है। उसे आयुषी को छोड़कर जाना जो है, यही सोचकर उसकी जान निकल रही थी। उसका बस चले तो यह सफ़र कभी ख़त्म ही ना होने दे। आशीष मन में बोला, मुझे अब जाना है, पर आयुषी जी से एक बार भी बात नहीं हुई। इनके मन में क्या है कैसे पता करूं? अगर मैं चला गया तो फिर कैसे ढूंढूंगा? काश कि इनका नंबर मिल जाता। तभी दीनानाथ जी बोले, आशीष बेटा अपना नंबर तो देते जाओ, कभी मुंबई आए तो तुमसे मिलना हो जाएगा। हाँ बेटा, एक ही दिन में अजीब सा रिश्ता जुड़ गया है तुमसे, शांति जी बोली। आशीष मुस्कुराते हुए बोलता है, जी आंटी जी, और वो अपना नंबर देता है। आशीष मन में सोचता है, यही सही मौका है। आयुषी जी का नहीं तो कम से कम अंकल जी का ही नंबर ले लूँ, शायद कभी आयुषी जी से बात हो जाए। हाँ, यह सही रहेगा। अंकल जी अपना भी नंबर दे दीजिए, आप आए या न आए मैं तो पूरे आता रहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, ज़रूर ले लो, और जब भी आओ हमसे मिलने ज़रूर आना। आशीष बोला, जी ज़रूर। शांति जी बोली, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? आशीष थोड़ा उदास होकर बोला, कोई भी नहीं है आंटी जी, मैं अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूँ, अब मुंबई में जॉब करता हूँ, वहीं फ्लैट में अकेले रहता हूँ। आयुषी भी सभी बातें सुन रही थी। उसे आशीष के लिए बुरा लगता है, पर वो सोचती है ना माँ है ना पिता है, फिर भी आशीष जी कितने अच्छे और समझदार हैं। तुम्हारी शादी नहीं हुई है? शांति जी बोली। यह सुनकर आयुषी भी आशीष को देखने लग जाती है, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। आशीष ने कहा, जी नहीं, अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। शांति जी बोली, मतलब अब पसंद आ गई है? आशीष थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी आंटी जी। यह सुनकर दीनानाथ जी और शांति जी दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। कहीं ना कहीं आयुषी को भी बुरा लगता है। वो खिड़की के बाहर देखने लग जाती है। मुंबई स्टेशन आ जाता है। आशीष भारी मन से अपनी जगह से उठता है। उसका मन नहीं होता है, पर उसे जाना पड़ता है। उसे लगता है कि काश कोई उसे रोक ले। आशीष हमेशा से ऐसा नहीं है, वो तो लड़कियों से दूर भागता है। उसकी ऑफिस में भी कितनी लड़कियों ने उसे प्रपोज किया, पर सबको मना कर दिया उसने। पर आयुषी को देखकर जैसे उसका दिल ठहर गया था, पर अब उसे जाना था तो वो उठकर अपना सामान निकालता है। दीनानाथ जी और शांति जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। एक नज़र आयुषी को देखता है, बैग उठाकर निकलता है। दीनानाथ जी पानी भरने के लिए जाने लगते हैं। आशीष बोला, अरे अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो? बाहर बहुत भीड़ है, आप रहने दो, मैं ला दूंगा। दीनानाथ जी बोले, अरे बेटा रहने दो, मैं ले आऊँगा। आशीष बोला, नहीं अंकल जी आप रुको, मैं लाता हूँ। आशीष पानी की बोतल भर के लाता है, सबको बाय बाय बोलकर चला जाता है। उसको ट्रेन से उतरता देख वो तीनों लड़कों के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो यह बॉडीगार्ड तो उतर गया, मतलब अपना माल सही सलामत हमारा इंतजार कर रहा है। वो अपने कोच से आयुषी के कोच की तरफ बढ़ते हैं। इधर आयुषी बाथरूम में जाने लगती है। शांति जी बोली, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आयुषी बोली, नहीं माँ आप रहने दो, मैं चली जाऊंगी। आयुषी बाथरूम में चली जाती है। वो तीनों लड़के आयुषी को बाथरूम में जाता देख लेते हैं और बाहर ही उसका इंतजार करने लगते हैं। आशीष आगे बढ़ता है, पर उसके कदम जैसे उसका साथ नहीं दे रहे होते हैं। वो पीछे मुड़कर ट्रेन को देखता है। ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर उसे याद आता है उसका एक बैग ट्रेन में ही रह जाता है। वो भागकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वो ट्रेन के आखिरी कोच में चढ़ ही जाता है। इधर आयुषी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है, वो तीनों को सामने देखकर डर जाती है। वो वहां से जाने लगती है, पर वो तीनों उसे घेर लेते हैं। वो जोर से चिल्लाने लगती है तो उसका मुंह दबा देते हैं। मुंबई में ट्रेन काफ़ी खाली हो जाती है। अब कोच में इक्का दुक्का लोग ही बचते हैं। इधर आयुषी नहीं आती है तो शांति जी उसे देखने आती हैं। आयुषी को उन लोगों के बीच देखकर जोर से आवाज़ लगाकर दीनानाथ जी को बुलाती हैं। दीनानाथ जी भागे भागे आते हैं। उनके साथ कुछ लोग भी आते हैं। उन तीनों लड़कों में से एक आयुषी को छोड़ उनके सामने चाकू लेकर खड़ा हो जाता है और सभी को वापस जाने का इशारा करता है। सभी वापस चले जाते हैं, पर दीनानाथ जी आगे बढ़ते हैं। वो दीनानाथ जी को हाथ पर वार करता है, जिससे उनके हाथ में गहरा कट हो जाता है। शांति जी उन्हें संभालती हैं।
इधर वो दोनों आयुषी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। आयुषी को आशीष की याद आती है। अगर अभी आशीष होता तो इनकी हिम्मत नहीं होती ऐसा कुछ करने की। आयुषी उनसे छूटने की कोशिश करती है तो वो आयुषी को 3-4 चांटे मार देते हैं, जिससे आयुषी की हालत खराब हो जाती है। उसके होठ के किनारे से खून भी निकलने लग जाता है। वो उसकी साड़ी फाड़ देते हैं। जैसे ही वो उसे छूने जाता है, पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और पकड़ के मरोड़ देता है। वह कोई और नहीं आशीष होता है। वो एक नज़र आयुषी को देखता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो उस लड़के को पकड़कर सामने धक्का दे देता है, जिससे वो लोहे के गेट से टकरा जाता है। उसका सिर फट जाता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरा लड़का तो आशीष को देखकर ही डर जाता है। सीधा साधा दिखने वाला लड़का आज इतना खतरनाक लग रहा था। वह अपनी शर्ट उतार कर आयुषी को पहनाता है, उसे सही से बिठाता है, फिर दूसरे लड़के की तरफ बढ़ता है। वो तो आशीष का खतरनाक रूप देखकर डर जाता है। आशीष उससे भी तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इतने में पीछे से तीसरा लड़का आशीष की पीठ पर वार करता है, पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उस पर भी बरस पड़ता है तो वो तो बचने के लिए ट्रेन से बाहर ही कूद जाता है। आशीष आयुषी के पास आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। आयुषी भी घबराई हुई होती है। वो भी आशीष के गले लग जाती है। दीनानाथ जी और शांति जी दोनों के पास आते हैं। दीनानाथ जी हाथ जोड़कर आशीष से बोले, तुम्हें जितना धन्यवाद दूं उतना कम है बेटा, तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हो। आशीष बोला, यह सब बातें बाद में हो जाएंगी, पहले यहाँ से चलते हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ट्रेन की चैन खींचकर ट्रेन रोकता है। शांति जी भी आयुषी को दूसरी साड़ी पहनाती हैं, ऊपर से शॉल भी ओढ़ाती हैं। सब आशीष के घर पहुंचते हैं। आशीष रास्ते में ही डॉक्टर को कॉल कर देता है, साथ ही पुलिस को भी कॉल करके सारी बात बता देता है। डॉक्टर भी आ जाता है। वो दीनानाथ जी की आशीष की पट्टी कर देता है और आरुषि को भी चेक कर लेता है। डॉक्टर बोला, डरने वाली कोई बात नहीं है, यह दोनों ठीक हैं और आरुषि के घाव तन से ज़्यादा मन के हैं, उन्हें भरने में टाइम लगेगा। डॉक्टर चले जाते हैं। दीनानाथ जी बोले, बेटा अब हम चलते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, हम तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। वैसे तो हमारी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर कभी भी माँ बाप की याद आए तो इन बुढ़ा बुढ़ी से मिलने आ जाना। आशीष उन्हें रोकता है, पर वो जाने को कहते हैं। वो जाने लगते हैं। आयुषी को जाते देख आशीष की जान निकल रही थी। आशीष बोला, अंकल आपने कहा था कि ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना, मुझे ज़रूरत है आपकी और आपकी बेटी की भी। दीनानाथ जी और शांति जी हैरानी से देखते हैं। आशीष बोला, माफ़ कीजिएगा अंकल, पर प्लीज़ आयुषी को मुझसे दूर मत कीजिए। वो यहाँ से चली गई तो मेरी जान चली जाएगी, मैं मर ही जाऊँगा उसके बिना। दीनानाथ जी बोले, तुम जानते ही क्या हो बेटा आयुषी के बारे में, उसका अतीत सुनोगे तो शायद तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। आशीष बोला, अंकल जी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी अतीत आयुषी के लिए मेरा प्यार कम नहीं कर सकती है। दीनानाथ जी बोले, और अगर यह पता चले कि वो शादीशुदा है तो? यह सुनकर आशीष धक सा रह जाता है। उसकी दुनिया बचने से पहले ही उजड़ जाती है। आशीष तो बेसुध हो जाता है। शांति जी बोली, आयुषी हमारी बेटी नहीं, हमारी बहू है, हमारे बेटे की विधवा है। यह सुनकर आशीष को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान में किसी ने गर्म लावा डाल दिया हो। शांति जी बोली, अब बताओ क्या किसी विधवा को अपनाओगे? आशीष बोला, मेरा प्यार इतना कमज़ोर भी नहीं है। अगर आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, आयुषी विधवा है, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे लिए उसका वर्तमान मायने रखता है, उसके अतीत से मुझे कोई मतलब नहीं है। शांति जी बोली, एक बार सोच लो बेटा, जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ। आयुषी चुपचाप खड़ी खड़ी सब सुनती है। आशीष बोला, मुझे एक बार आयुषी जी से बात करनी है। आशीष रूम में जाता है। शांति जी आयुषी को भी भेज देती हैं। दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। आशीष बोला, आयुषी जी मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी आप मुझे अच्छे लगने लगी थी। आपका शांत स्वभाव, सभी का ध्यान रखना, उनकी परवाह करना मुझे भा गया। आपने जिस तरह से मुझे हाथ में लगने पर डांटा, मुझे आज तक इतना अपनापन कभी किसी के साथ नहीं लगा। मैंने तो कभी से ही तय कर लिया था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपके मन में क्या है आप बता दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आयुषी बोली,
1 साल पहले मेरी विनोद जी से शादी हुई थी, पर वो किसी और से प्यार करते थे। मुझे कभी अपना नहीं पाए। मैंने बहुत कोशिश की उनके दिल में अपनी जगह बनाने की, पर कभी बना नहीं पाई। वो उस लड़की को भूल नहीं पा रहे थे, जबकि वो लड़की तो किसी और से शादी करके जीवन में आगे बढ़ गई थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझे। उन्होंने सुसाइड कर लिया। माँ पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बेटी बना कर रखा है। मैं भी एक अनाथ हूँ। मेरे माँ पापा बचपन में ही चल बसे हैं, अब जो भी है यही है। मैं इनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती हूँ। आपसे शादी करके मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आशीष आयुषी के पास आकर बोलता है, और अगर हम इन्हें भी अपने पास रख लें तो मेरे भी माँ बाप नहीं है, मुझे भी उनका प्यार मिल जाएगा। आयुषी की आंखों में आंसू छलक आए। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो आशीष को गले लगा लेती है। आशीष भी बहुत खुश हो जाता है। आशीष बोला, तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? आयुषी नीचे नजरें करके हाँ में गर्दन हिला देती है। आशीष तो इतना खुश हो जाता है कि उसे सारे जहाँ की खुशियाँ जो मिल जाती है। दोनों बाहर आते हैं। दीनानाथ जी और शांति जी दोनों को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। आशीष बोला, आरुषि जी शादी के लिए तैयार है, पर मेरी एक शर्त है, आपको भी हमारे साथ रहना होगा। दीनानाथ जी बोले, पर बेटा ऐसा कैसे? तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम बस हमारी बेटी का ध्यान रखना। आशीष बोला, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो शादी कैंसिल। दीनानाथ जी बोले, अरे बेटा ऐसा मत बोलो। आशीष और आयुषी मिलकर दीनानाथ जी और शांति जी को मना लेते हैं। दोनों की शादी मंदिर में करा देते हैं। अब सब साथ में मिलकर आशीष के घर में रहते हैं। आशीष को उसका प्यार और परिवार मिल जाता है। आयुषी को भी उसका जीवन साथी मिल जाता है, जिसके लिए वो तरसती है। दीनानाथ जी और शांति जी को भी उनका बेटा मिल जाता है। दीनानाथ जी और शांति जी बैठकर एक दिन सोच रहे होते हैं, खून के रिश्ते बड़े नहीं होते हैं, दिल का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है माधव। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।